Children, do you recognize these famous persons? क्या आप इन प्रसिद्ध व्यक्तियों को पहचानते हैं? Can you tell their names? क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? And the position they held. What do you know about Dr. APJ अब्दुल कलाम? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप क्या जानते हैं? कभी आपने इनका नाम सुना है? तो बच्चों, ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये एक ग्रेट साइंटिस्ट थे और हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी थे, मतलब हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। आज का जो हमारा लेसन है उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बचपन की एक घटना बता रहे हैं जो उनके टीचर से जुड़ी है। ए लेसन फॉर माई टीचर। आप सोचते होंगे लेसन तो टीचर हमें पढ़ाते हैं, तो फिर ये डॉक्टर कलाम ऐसा क्यों बोल रहे हैं लेसन फॉर माई टीचर, मतलब टीचर के लिए एक सबक। चलिए देखते हैं। तो डॉक्टर कलाम बताते हैं, आई लिव्ड ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। वो कहते हैं कि मैं रामेश्वरम की मस्जिद गली में रहता था। रामेश्वरम पता है कौन सा शहर है? हमारे इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में है रामेश्वरम। अ सिटी फेमस फॉर इट्स शिवा टेम्पल। और ये शहर किस चीज के लिए फेमस है? यहाँ शिव मंदिर है। तो बच्चों, रामेश्वरम शहर शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अब वो बता रहे हैं, एवरी इवनिंग यानी कि हर शाम, ऑन माई वे होम, जब मैं घर जा रहा होता था, रास्ते में होता था। कहाँ से घर जाते थे वो? फ्रॉम द मॉस्क। मॉस्क मीन्स मस्जिद। मस्जिद क्या होती है? जहाँ मुस्लिम लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। तो डॉक्टर कलाम भी जब हर रोज शाम को मस्जिद से घर जाते थे, आई वुड लिंगर नियर द टेम्पल। तो वो कहती हैं कि जब मैं घर जा रहा होता था हर रोज शाम को, तो मैं क्या करता था? टेम्पल मीन्स मंदिर। तो मैं मंदिर के पास, लिंगर मीन्स लंबे समय तक ठहरना, लंबे समय तक वहीं ठहर जाता था मंदिर के पास। मंदिर क्या होता है? जहाँ हिंदू लोग पूजा करते हैं। I always felt like a stranger here. अब वो कह रहे हैं कि मैं मंदिर के पास लंबे समय तक ठहर तो जाता था, पर मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि मैं यहाँ पर एक अजनबी हूँ। अजनबी जिसे कोई नहीं जानता। अब उन्हें अजनबी जैसा क्यों लगता था? As the temple goers, टेम्पल मीन्स मंदिर, गोअर्स मीन्स जाने वाले। जो मंदिर जाने वाले लोग होते थे, जो मंदिर में पूजा करने जाते थे, स्टेयर्ड यानी कि घूरते थे, सस्पिशियसली एट मी, मुझे संदेह की नजरों से घूरते थे। अरे पर वो तो मंदिर के बाहर बैठता था, छोटा सा लड़का, तो लोग उसे घूरते क्यों थे? या फिर हो सकता है उस बच्चे को ही लगता हो कि ये लोग मुझे घूर रहे हैं। तो आप सोचिए उसे ऐसा क्यों लगता होगा। तो पता लगा आपको कि वो उसकी तरफ संदेह की नजरों से क्यों देखते थे। तो कलाम खुद ही बता रहे हैं, दे प्रोबेबली वंडर्ड व्हाट अ मुस्लिम बॉय वाज डूइंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, कि शायद उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता होगा कि एक मुस्लिम लड़का मंदिर के सामने क्या कर रहा है। तो आप बताइए, क्या वो मंदिर के सामने नहीं बैठ सकता था? बैठ सकता था ना। और अगर वो हिंदू लड़का होता तो क्या वो मस्जिद के सामने नहीं बैठ सकता था? बैठ सकता था, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, वो तो सभी के लिए समान है, चाहे आप कहीं भी प्रार्थना कीजिए। अब यहाँ डॉक्टर कलाम खुद ही बता रहे हैं कि वो मंदिर के बाहर क्यों रुकते थे इतनी देर तक। वो बताते हैं, द ट्रूथ वॉज दैट, कि सच्चाई तो ये थी, आई लव्ड टू लिसन, मुझे क्या पसंद था? सुनना। क्या सुनना? टू द रिदमिक चांटिंग ऑफ द मंत्रास,
वहां पर जो तालबद्ध मंत्र गुनगुनाए जाते थे उन्हें वो सुनना अच्छा लगता था। अब वो आगे बताते हैं, दो आई नेवर अंडरस्टूड अ वर्ड, यद्यपि मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आता था कि वो क्या मंत्र बोल रहे हैं, क्योंकि इतने मुश्किल मंत्र तो किसी बड़े को भी समझ नहीं आते, तो वो तो एक छोटे बच्चे थे, तो उन्हें एक शब्द भी समझ नहीं आता था। अब वो कहते हैं कि मुझे समझ तो एक भी शब्द नहीं आता था, बट देयर वॉज अ स्ट्रेंज मैजिक इन देम, लेकिन उन शब्दों में एक अजीब जादू था। अब मैं एक बात सोच रही हूँ, क्या आप भी वही सोच रही हैं? कैन यू अंडरस्टैंड मंत्रास? क्या आप मंत्र समझ सकते हैं? क्या आपने कभी मंत्र सुने हैं कहीं बोलते हुए? तो क्या आप उन्हें समझ सकते हैं? अगर आप उन्हें समझ सकते हैं तो आप बोलिए आई कैन अंडरस्टैंड, और अगर आप नहीं समझ सकते तो आप बोलिए आई कांट अंडरस्टैंड। अब कलाम कहते हैं, ऑफ कोर्स समथिंग एल्स लेड मी देयर, कि मुझे तो वहां पर कुछ और ही चीज लेकर जाती थी। मतलब वो कह रहे हैं वास्तव में तो मैं वहां मंदिर के सामने जो खड़ा होता था वो वास्तव में किसी और कारण से खड़ा होता था। माई बेस्ट फ्रेंड रामानादा शास्त्री वॉज द सन ऑफ द हेड प्रीस्ट। वो कह रहे हैं कि मेरा सबसे अच्छा मित्र रामानादा शास्त्री वो मंदिर के मुख्य पुजारी के पुत्र थे। तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर रोज अपने मित्र से ही मिलने जाते थे वहां। He sat beside his father at this hour reciting hymns. वह इस समय पर भजन गाते हुए, भजनों का पाठ करते हुए अपने पिता के साथ ही बैठा करता था। अब कलाम बताते हैं कि हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि जब राम वो अपने मित्र का नाम प्यार से छोटा नाम ले रहे हैं, रामानादा को राम बुला रहे हैं। वो कहते हैं कि जब राम अपने पिता के साथ भजनों का पाठ किया करता था और मैं बाहर खड़ा रहता था, तो राम क्या करता था? राम वुड स्टील अ स्माइलिंग ग्लांस एट मी फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्टील अ स्माइलिंग ग्लांस एट मी मतलब मेरी तरफ उड़ती उड़ती मुस्कुराती नजर से देख लेता था, यानी कि सबसे नजरें चुराकर मेरी तरफ मुस्कुराती नजर डाल देता था। फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय पर, मतलब भजन गाते हुए बीच बीच में से मेरी तरफ भी वो एक नजर देख लेता था। एट स्कूल राम एंड आई ऑलवेज सैट टुगेदर ऑन द फर्स्ट बेंच ऑफ आवर क्लासरूम। अब कलाम कहते हैं कि ये तो घर की बात थी, स्कूल में भी मैं और राम हमेशा इकट्ठे बैठते थे अपनी कक्षा के पहले ही बेंच पर। आप देख रहे हैं ना, ये दो बच्चे बैठे हैं, पर एक के सिर पर तो टोपी है, दूसरे के सिर पर नहीं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? अभी तो कलाम कहते हैं कि वी वर लाइक ब्रदर्स, हम भाइयों की तरह थे। However, being a Hindu priest's son, वो कह रहे हैं हालांकि क्योंकि राम एक हिंदू पुजारी का पुत्र था, he wore a sacred thread, एक पवित्र धागा पहनता था वो। आपने देखा है कभी किसी को पवित्र धागा पहने हुए? ये देखिए, इस तरह से अपने गले में सेक्रेड थ्रेड पहना जाता है। और कलाम बताते हैं, while my white cap marked me as a Muslim। अब कलाम बताते हैं कि जब राम तो क्या पहनते थे? सेक्रेड थ्रेड, और मेरे सर पर जो ये व्हाइट कलर की कैप थी, इससे पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ। इसका मतलब है तो सब समान, तो हम अलग अलग साइन बनाकर उनमें अंतर कर देते हैं कि अगर इन्होंने सेक्रेड थ्रेड पहना है तो ये हिंदू हैं, और इसने व्हाइट कैप पहनी है तो ये मुस्लिम है। कलाम ने बताया ना कि हम अपनी क्लासरूम में फर्स्ट बेंच पर इकट्ठे ही बैठा करते थे। तो वो बता रहे हैं, वन डे व्हेन वी वर इन द 5th स्टैंडर्ड, जब वो 5वीं कक्षा में थे, तो एक दिन क्या हुआ? अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए।
He looked strict. वह बहुत कठोर दिखते थे। आपको भी देखने में कठोर लग रहे हैं ना ये? और इनके हाथ में क्या है? छड़ी। He went around the class. वह कक्षा के चारों ओर घूम रहे थे। और क्या कर रहे थे घूमते हुए? टैपिंग his cane on his palm. अपनी हथेली पर अपनी केन को, अपनी छड़ी को थपथपा रहे थे। एंड स्टॉप बिफोर अस। और हमारे सामने आकर वो रुक गए। अब कलाम बताते हैं कि जब वो हमारे सामने आकर रुके तो मेरी तरफ इशारा करके क्या बोले? यू द वन इन द वाइट कैप। तुम वाइट कैप वाले लड़के, जो वाइट कैप में है, मैं उसको बुला रहा हूँ। उनका कहने का ये मतलब था। हाउ डेयर यू, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिट बिसाइड द टेम्पल प्रीस्ट सन, कि तुम मंदिर के पुजारी के पुत्र के पास बैठे हो। तुम्हारी मंदिर के पुजारी के पुत्र के पास बैठने की हिम्मत कैसे हुई? He shouted, वह चिल्लाए। और क्या बोला उन्होंने? Go sit on the last bench, जाओ और अंतिम बेंच पर बैठ जाओ। तो कलाम कहते हैं, जब टीचर ने मुझे पीछे बैठने को कहा, Then I felt hurt, तो मुझे बहुत चोट पहुंची, यानी कि मेरे मन को बहुत चोट पहुंची, मैंने आहत महसूस किया। जब हमें कोई चीज बुरी लगती है तो हमें दुख होता है और हमारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं ना। ऐसे ही कलाम कहते हैं कि मुझे जब दुख हुआ, with tears in my eyes, अपनी आंखों में आंसू के साथ, I picked up my books, मैंने अपनी बुक्स उठाई, and shifted to the last row, क्योंकि टीचर ने क्या बोला था कि लास्ट बेंच पर बैठो, तो मैं भी अंतिम पंक्ति में शिफ्ट हो गया अपनी बुक्स लेकर। राम एंड आई वेप्ट टुगेदर साइलेंटली आफ्टर द स्कूल, मैं और राम स्कूल के बाद इकट्ठे खामोशी से रोए। खामोशी से मतलब मन मन में एक दूसरे की ओर देखकर हम दोनों ही रोए। अब कलाम अपने रोने का कारण बता रहे हैं। वो कहते हैं, वी थॉट, हमने सोचा, वी वुड नॉट बी अलाउड टू बी फ्रेंड्स एनी मोर, कि अब हम ज्यादा समय तक मित्र बने नहीं रह सकते, क्योंकि अब हमें ज्यादा समय तक मित्र बनने की अनुमति नहीं मिलेगी। When I reached home that day, अब कलाम बताते हैं कि उस दिन जब मैं घर पहुंचा, स्कूल से जब छुट्टी हुई और वो घर पहुंचे, तो बता रहे हैं, My father looked at me and asked, मेरे पिता ने मेरी तरफ देखा और पूछा। जब आप घर पहुंचते हैं, आपका जैसा फेस होता है, जैसा आपका मूड होता है, तो आपके मम्मी पापा आपको देख के पहचान लेते होंगे कि आप खुश हैं या उदास हैं। तो कलाम उस दिन उदास थे, तो उनके पिता ने भी पहचान लिया उन्हें देखकर और उनसे पूछा, वर यू क्राइंग, क्या तुम रो रहे थे? व्हाट्स रॉन्ग सन, बेटा क्या गलत हुआ? आई रिकाउंटेड द होल इंसिडेंट टू माई फादर, तो वो बताते हैं कि मैंने आज की सारी घटना, जो घटना हुई थी आज उनके साथ, वो अपने पिता को बता दी। While Ram also told his family the same story, वो कहते हैं जब मैंने अपने पिता को वो सारी घटना बताई, तब राम ने भी उस समय अपने परिवार को वही कहानी सुनाई। Early the next morning, Ram came running to our house and said, वो कहते हैं अगले दिन सुबह ही राम भागता हुआ हमारे घर आया और कहा, Father has asked you to come to our house immediately. वो कहते हैं कि राम ने आकर बताया कि मेरे पिता ने तुम्हें हमारे घर पर तुरंत ही बुलाया है। I was terrified, कलाम कह रहे हैं, मैं ये सुनकर भयभीत हो गया, डर गया मैं बिल्कुल कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है सुबह सुबह। I thought I was in for some more trouble, वो कहते हैं कि मैंने सोचा मैं किसी और मुसीबत में पड़ गया हूँ। We hurried back to Ram's house, हम जल्दी से राम के घर की ओर चल पड़े। जब हम उनके घर पहुंचे, My heart skipped a beat, मेरी तो दिल की धड़कन ही रुक गई। When I saw our new teacher standing there, जब मैंने देखा, किसको देखा?
अपने नए अध्यापक को वहां खड़े हुए देखा। कौन से अध्यापक? नए अध्यापक वही जो बहुत कठोर लग रहे थे और जिन्होंने कलाम और राम को अलग अलग बैठने को बोला था और कलाम से क्या कहा था कि तुम लास्ट बेंच पर जाकर बैठो। In the light of our discussion, apologize to Kalam here, said Ram's father with a stern face. मतलब यहाँ राम के पिता ने क्या कहा? एक कठोर चेहरा बनाते हुए, अपनी मुख मुद्रा को कठोर बनाते हुए राम के पिता ने कहा। किससे कहा? टीचर से। इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन, कि जो हमने चर्चा की उसको ध्यान में रखते हुए। अपोलोजाइज टू कलाम हियर, आप कलाम से यहाँ क्षमा मांगिए। इसका क्या मतलब हुआ? राम के पिता को सब बात पता चल गई थी और उन्होंने टीचर को बुलाकर चर्चा की इस विषय पर। फिर उन्होंने कलाम को वहां बुलाया और कलाम के सामने टीचर से कहा कि जो हमने चर्चा की है उसको ध्यान में रखते हुए आप कलाम से क्षमा मांगो। I couldn't believe what I had just heard. अब कलाम कहते हैं कि जो मैंने अभी अभी सुना, मैं तो उस पर विश्वास ही नहीं कर सका कि टीचर से वो कह रहे हैं कि मुझसे माफी मांगे। The head priest was asking the teacher to apologize to me, कि मुख्य पुरोहित अध्यापक से मुझसे माफी मांगने को कह रहे हैं, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। No child is less than another in God's eyes. भगवान की नजरों में कोई भी बच्चा दूसरे से कम नहीं होता। तो पुरोहित क्या कह रहे हैं आगे कि भगवान की नजरों में सभी बच्चे समान हैं। It's your duty as a teacher. वो कहते हैं, टीचर को कह रहे थे पुरोहित कि ये अध्यापक होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है टू हेल्प स्टूडेंट्स लिव इन हार्मनी, कि बच्चे तालमेल बिठा कर रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। अध्यापक होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बच्चों की, अपने विद्यार्थियों की मिलजुल कर रहने में मदद करो। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स पृष्ठभूमि, कि वो कैसे परिवारों से आते हैं, कैसा उनका बैकग्राउंड है, उसके बावजूद उसमें चाहे कितना भी अंतर हो उनकी पृष्ठभूमि में, तो भी तुम्हें बच्चों को तालमेल से रहने में, सामंजस्य में रहने में मदद करनी चाहिए। यू कैन नो लॉन्गर टीच इन दिस स्कूल, ही सेड। उन्होंने कहा कि अब तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। जैसे उन्होंने बच्चों के साथ किया कि आगे से तुम इकट्ठे नहीं बैठोगे, ऐसे ही मुख्य पुरोहित ने उनको सबक सिखाया। टीचर को भी एक सबक सीखने को मिला। ये टीचर के लिए एक लेसन था कि अब तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि तुम बच्चों में अंतर करते हो। Our teacher immediately asked me to forgive him. अब जैसे ही मुख्य पुरोहित ने उन्हें सबक सिखाया, उन्हें अच्छी तरह से ये बात समझाई कि सभी बच्चे बराबर हैं, तो टीचर ने क्या किया? Our teacher immediately, उन्होंने तुरंत ही asked me to forgive him, तुरंत ही मुझसे कहा कि मैं उन्हें क्षमा कर दूं। He hugged me and said, उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, I am sorry कलाम, कलाम मैं माफ़ी चाहता हूँ। I have learned an important lesson in life today. और टीचर ने बोला कि मैंने अपने जीवन में आज एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है। क्या सबक सीखा उन्होंने? कि सभी लोग समान होते हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। Ram's father saw that the teacher sincerely regretted his behavior. राम के पिता ने देखा कि अध्यापक ने निष्ठापूर्वक अपने व्यवहार के लिए पश्चाताप कर लिया है, वो दुखी हो गए हैं अपने व्यवहार के लिए। And permitted him to continue teaching. और उन्होंने अध्यापक को अपना शिक्षण कार्य जारी रखने की आज्ञा दे दी। From that day, Ram and I sat together proudly on the front bench. उस दिन के बाद से मैं और राम गर्व से आगे की बेंच पर हमेशा इकट्ठे बैठे। अब कलाम कहते हैं कि we have remained the best of friends ever since,
कि हम उसके बाद से हमेशा अच्छे मित्र रहे। क्वालिटीज इन अ पर्सन। बच्चों, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। जैसे टीचर कैसे थे उनके, टीचर कठोर थे, वो देखने से भी कठोर लगते थे और गुस्से वाले भी थे। और राम के फादर कैसे थे? राम के फादर समझदार थे, उन्होंने टीचर को भी अच्छे से समझाया। और कलाम के फादर कैसे थे? कलाम के फादर अपने बच्चे से प्यार करते थे, वो उन्हें समझते थे और उन्होंने कलाम को देखकर ही पता लगा लिया कि उसके साथ आज कुछ गलत हुआ है। तो ऐसे ही हम कुछ वर्ड्स आज सीखेंगे जो किसी भी पर्सन की क्वालिटी बताते हैं। चलिए हम ऐसे ही कुछ वर्ड सीखते हैं। डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड होते हैं अनुशासन में रहने वाले, अनुशासित लोग। कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होते हैं आत्मविश्वासी, जिन्हें स्वयं पर विश्वास होता है। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होते हैं ईमानदार लोग। सेल्फिश। और सेल्फिश होते हैं स्वार्थी लोग, जो केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग होते हैं मेहनती, जो मेहनत से सब काम करते हैं। पंक्चुअल। पंक्चुअल होते हैं समय के पाबंद, जो अपना हर काम समय के अनुसार करते हैं, समय पर ही अपना हर काम पूरा करते हैं। जेलस। जेलस होते हैं ईर्ष्यालु, ऐसे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, दूसरों की खुशी को देखकर, दूसरों के सुख को देखकर, दूसरों के पास कोई चीज देखकर जो ईर्ष्या रखते हैं उन्हें बोलते हैं जेलस। नॉटी। नॉटी कौन होते हैं? शरारती, जो शरारत करते हैं। अब शरारत कौन करते हैं? बच्चे। अब आपने सीखा कि किसी पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। ये वर्ड्स और भी हो सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए और ढूंढिए उनमें इनसे अलग या ये वाली भी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। काइंड, हेल्पफुल, ओबीडियंट। तो आप और भी उनमें क्वालिटीज ढूंढिए। कंफ्यूजन। बच्चों, यहाँ मुझे कुछ कंफ्यूजन है। चलिए आप भी मेरे साथ इन बातों को सुनिए और देखते हैं कि आप भी मेरी तरह कंफ्यूज होते हैं या नहीं। I want to buy this pen। पर buy अगर मैं लिखूं कि I want to buy this pen, तो मैं buy कैसे लिखूं? ऐसे BYE buy, या फिर ऐसे BUY buy? आप ही बताइए। I want to buy this pen, BYE या BUY? सोचिए सोचिए। यस, हम लिखेंगे BUY, क्योंकि हम इस पेन को खरीदना चाहते हैं, तो खरीदना को बोलते हैं BUY बाय। पर ये बोलने में तो एक जैसे ही है, ये भी बाय और ये भी बाय। तो उस पहले वाले बाय का क्या मीनिंग है? जब हम किसी से दूर जाते हैं, किसी से विदा लेते हैं, तब हम बोलते हैं बाय, BYE। तो बच्चों, ये शब्द जो देखने में तो अलग अलग हैं, पर इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। इन्हें हम बोलते हैं होमोफोन्स। चलिए ऐसे कुछ और वर्ड्स ढूंढते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं ये किसकी पिक्चर है? वेरी गुड, ये है सी, यानी कि समुद्र। और सी इज वेरी डीप। पर सी हम कैसे लिखेंगे? ऐसे SEEC या फिर ऐसे SEA। सोचिए, समुद्र को हम क्या बोलेंगे? SEEC या SEAC? है दोनों ही सी। बोलते तो हम इन दोनों को सी ही है ना, पर अगर हमें समुद्र के लिए बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? यस, द करेक्ट वर्ड इज SEAC। सी मीन्स समुद्र। और SEEC का क्या मतलब हुआ? इस सी का मीनिंग है देखना। SEEC मीन्स देखना, SEAC मीन्स समुद्र। आप देख रहे हैं ना मेरी आर्म कितनी रेड हो गई है, क्योंकि मेरी आर्म में पेन है।
पेन, पेन तो मैंने और भी कहीं सुना है, पर मैं पेन को लिखूंगी कैसे? ऐसे PAIN पेन, या फिर ऐसे PANE? क्या बता सकते हैं? आपने ये दोनों ही वर्ड सुने होंगे और कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी देखा होगा, पर इनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है। PAIN पेन, PANE पेन। तो अगर मेरी बाजू में दर्द है तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगी? यस, दिस इज द राइट वर्ड, PAIN। तो PANE क्या होता है? PANE होती हैं कांच की पट्टियां। जब कांच को दरवाजों या खिड़कियों में लगाने के लिए शेप्स में काटा जाता है। Some more words। चलिए ऐसे ही कुछ और वर्ड्स देखते हैं। ब्लू या ब्लू है तो दोनों ही ब्लू, BLUE ब्लू और BLEW ब्लू। तो इनमें फर्क क्या है? BLUE ब्लू मीन्स नीला और BLEW ब्लू मीन्स बही। बही क्या बही? हवा, हवा का बहना। हवा का बहना जब पास्ट टेंस में बोलना हो कि हवा बही तो हम बोलेंगे BLEW ब्लू। MARRY मैरी। मैरी मीन्स होता है शादी करना, और ये भी मैरी है, MERRY मैरी। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? MERRY का मीनिंग होता है आनंदित, खुश होना, आनंदित होना। STORY स्टोरी, और स्टोरी मीन्स कहानी। STOREY ये भी स्टोरी। अब इस स्टोरी का क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग है मंजिल। जैसे हम बोलते हैं ना कि यह बिल्डिंग 1 स्टोरी है, 1 स्टोरी बिल्डिंग, 2 स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि 1 मंजिला, 2 मंजिल, ऐसे। तो ये है स्टोरी। स्टोरी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। बच्चों, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डू, इज, कैन, विल, इनको जब हम नेगेटिव में लिखते हैं तो इनके आगे नोट लगाते हैं। ये तो आपको सबको पता है, डू नोट, इज नोट, वाज नोट, कैन नोट। तो अब हम सीखेंगे इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ये है डू, पॉजिटिव फॉर्म। और अगर हमने इसको नेगेटिव में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? और नेगेटिव में लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे डू नोट। और अगर हमें इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना हो तो देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे लिखी जाएगी। तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से। ये बन गई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, डोंट। फिर से पढ़िए, पॉजिटिव डू, नेगेटिव फॉर्म डू नॉट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डोंट। अब इसमें फर्क क्या है नेगेटिव और कॉन्ट्रैक्टेड में? आप ध्यान से देखिए, DO डू वो दोनों में है। NOT नेगेटिव में हमने लिखा है NOT नोट, जबकि कॉन्ट्रैक्टेड में हमने O को इसमें से गायब कर दिया और O की जगह हमने लगा दिया अपोस्ट्रोफी का साइन। तो ये बन गया डोंट। और भी हम जो वर्ड्स लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, उनको भी हम इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। ऐसे ही इज को पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे इज, और नेगेटिव में लिखेंगे इज नोट। और अब हम किस में लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। तो ये है इजंट। हमने फिर से क्या किया? IS इज ऐसा ही रहने दिया, NO को हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया अपोस्ट्रोफी, फिर T। ये बन गया इजंट। ऐसे ही हम लिख सकते हैं वाजंट, कांट और डिडंट। है ना मजेदार? डोंट, इजंट, वाजंट, कांट, डिडंट। तो आप भी करके देखिए। बायोग्राफिकल स्केच। बायोग्राफिकल स्केच क्या होता है? बच्चों, जब हम किसी के बारे में, किसी के जीवन के बारे में लिखते हैं, जीवन में उनकी मेन बातें जो होती हैं, जैसे उनका नाम क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ, और उनकी एजुकेशन क्या थी, कहाँ वो पढ़े, और उन्होंने क्या क्या काम किए, किस किस काम के लिए वो फेमस हुए। जब हम इस तरह से किसी की लाइफ के बारे में लिखते हैं
तो उसे बोलते हैं बायोग्राफिकल स्केच। चलिए सीखते हैं। बच्चों, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ, ये हैं कल्पना चावला। तो आज हम इनकी बायोग्राफी लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ हमें इस तरह से कल्पना चावला की इंफॉर्मेशन दी गई है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो हम इसी के बेस पर इनकी बायोग्राफी लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में इनका नाम दिया है, नेम, और आगे लिखा है कल्पना चावला। तो नेम क्या था इनका? कल्पना चावला। और ये कौन थी? इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। तो ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। तो हम फर्स्ट लाइन लिखेंगे, कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। अगर आपको इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए। यहाँ फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट के साथ हम लिख सकते हैं, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वेंट इनटू स्पेस। और उसके बाद सेकंड लाइन में लिखा है बोर्न, कि वो कहाँ पैदा हुई और कब पैदा हुई। तो हम लिखेंगे, शी वॉज बोर्न ऑन मार्च 17, 1962। क्या लिखेंगे? जैसा यहाँ लिखा है उसी को यूज करके हमने लिखना है। शी वॉज बोर्न ऑन मार्च 17, 1962 एट करनाल इन हरियाणा। उसके बाद थर्ड लाइन में लिखा है एजुकेशन। यहाँ उनकी एजुकेशन बताई गई है कि वो कहाँ कहाँ पढ़ी। तो क्या लिखा है? स्कूलिंग टैगोर बाल निकेतन करनाल, यानी कि उनके स्कूल का नाम है टैगोर बाल निकेतन। तो यहाँ हम लिखेंगे, शी स्टडीड एट टैगोर बाल निकेतन स्कूल करनाल। और उसके आगे क्या लिखा है? डिग्री। अब स्कूल तो उन्होंने पढ़ लिया करनाल में ही, टैगोर बाल निकेतन में। उसके बाद जब वो कॉलेज गई, डिग्री कौन सी ली उन्होंने? तो वहां लिखा है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ इन 1982, पीएचडी फ्रॉम यूएसए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो हमने ये लिखा, शी स्टडीड एट टैगोर बाल निकेतन स्कूल करनाल एंड लेटर, और उसके बाद शी कंप्लीटेड हर डिग्री इन 1982 फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पीएचडी फ्रॉम यूएसए। तो हम लिखेंगे, देन शी मूव्ड टू द यूएसए, फिर वो यूएसए चली गई एंड कंप्लीटेड हर पीएचडी। तो इस तरह से हम इनकी बायोग्राफी पूरी कर देंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बेस पर। तो बच्चों, आपको यहाँ अब्दुल कलाम के बारे में, जिनका हमने लेसन पढ़ा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप इसी के बेस पर इनकी बायोग्राफी लिखने की खुद कोशिश कीजिए। फॉर टीचर। चलिए अब अपने टीचर के लिए हम एक प्यारी सी पोएम गुनगुनाते हैं। Thank you for being my teacher and friend. Thank you for being my teacher and friend. A really big hug I wish to extend. A really big hug I wish to extend. Teaching is your talent, you know how to explain. You do so much, yet don't expect fame. Thank you for all those stories and tales. Capturing my interest, this never fails. तो बच्चों, हमने देखा इस लेसन में टीचर के लिए क्या सबक था, कि सभी समान होते हैं भगवान की नजरों में, और हमें भी सभी को समान समझना चाहिए। और हमने क्या सीखा? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, और हमने सीखी क्वालिटीज ऑफ पर्सन्स, और हमने सीखा बायोग्राफिकल स्केच। आपको अच्छा तो लगा होगा, है ना? थैंक यू।